ला दी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री की आज तीसरी क्लास है। आज हम करेंगे, हमने पहली दो क्लास में डिस्कस कर लिया था कि पदार्थ क्या होता है, उसको किस किस आधार पे, भौतिक और रासायनिक आधार पे बांटा गया था। भौतिक आधार पे भी उसको बांटा था 5 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और रासायनिक आधार पे हमने 3 भागों में बांटा था। मिक्स पहला बांटा था हमने तत्व, एलिमेंट, दूसरा यौगिक, कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, छोटे बड़े के हिसाब से हमने सारा डिस्कस कर लिया था। और आज हम जो बात करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एटम के बारे में। एटम क्या होता है, यानी कि परमाणु। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया भी था कि एटम जो है वो हमारा कोई भी जो तत्व होता है उसका सबसे छोटे से छोटा भाग एटम कहलाता है। सबसे छोटे से छोटा जो भाग होता है, अगर उसको टुकड़े करें, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़े और उसका सबसे छोटा टुकड़ा निकालेंगे तो उसको हम एटम, उसको हमने एटम कहा था, वो एटम कहलाता है। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे कि एटम के कुछ मॉडल दिए थे, कुछ साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने एटम के मॉडल दिए थे। तो विश्व में जो एटम का मॉडल दिया था, यानी कि एटम के ऊपर, एटम का मॉडल क्या होता है, एटम के ऊपर खोज करी गई थी, स्टडी की थी, अध्ययन। तो उसके बारे में और कुछ अन्य फैक्ट निकल के आए थे, जैसे एटम के अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, जो हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वो किस किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो सबसे पहले वैश्विक तौर पर, यानी कि विश्व के अंदर जो एटम को अध्ययन करने की कोशिश की थी, वो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो भारत के अंदर भी एक ऋषि होते थे, कनाड ऋषि, कनाड, उन्होंने भारत में नाभिक को अध्ययन करके और उसके बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को ज्यादा तरीकों से नहीं लिया, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए उनका ऋषि कनाड का जो मॉडल था वो खत्म हो गया। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए भारत के लोग तो बस ये लगता है कि जो हमने कर लिया ना, बस वही है। तो ऋषि मुनियों के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचते थे। तो अब इनके बाद आए थे रदरफोर्ड, जो सबसे पहले परमाणु के ऊपर स्टार्ट करी थी ना खोज। तो वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। इससे पहले आपको बता दें कि अगर हम एक चुटकी एक एटम ले तो वो बहुत सारे, उसके अंदर बहुत ज्यादा 10,000 के आसपास एटम आ सकते हैं हमारे एक चुटकी के अंदर। और जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसी की सहायता से हम देख सकते हैं, वैसे हम एटम को नहीं देख सकते हैं। एटम से बने हुए पदार्थ को हम देख सकते हैं, जैसे सोने की टुकड़ा होगा, चांदी होगी, ठीक है, लेकिन हम एटम को नहीं देख सकते नंगी आंखों से। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एटम ले लिया, ठीक है, एक परमाणु ले लिया, ये हो गया एटम हमारा, ये ले लिया। अब इसने क्या किया, इसके अंदर से अल्फा प्रकिरण, अल्फा रेज, रेज को हिंदी में कहते हैं अल्फा किरणें, अल्फा किरणों को इस एटम के अंदर टकराई, यानी कि इनके ऊपर छोड़ दिया। ये जो है हमारा क्या है, ये परमाणु है। अल्फा किरणों को इसके ऊपर छोड़ा तो इसने ये देखा कि जो इसका सेंटर होता है ना, बीचों बीच, वहां से जो किरणें हैं वो सीधी निकल गई। अल्फा रेज क्या निकल गई, सीधी निकल गई। तो सीधी निकलने का, किसी चीज में से अगर किरणें सीधी निकल गई तो इससे उसको ये साबित हुआ, ये पता चला कि ये जो परमाणु है ये यहाँ से खोखला है, यहाँ से, और ये सारा का सारा खोखला है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल खाली है। तो ये पता चला। अब इसने क्या किया कि यहाँ से तो निकाल दी रेज, अब इसने कोशिश की कि हम इसके बीचों बीच से भी निकालने की कोशिश करेंगे। अब उसने अल्फा रेज को ही लिया। अल्फा रेज को इसलिए लिया था क्योंकि और कुछ होते हैं ना जो वो टकरा करके, मतलब वो पार नहीं होती, अगर कुछ खाली जगह भी होगी ना वो पार नहीं होगी, तो इसलिए अल्फा किरणों को लिया था। तो अब उसने ये देखा कि जो बीच है ना, इसका परमाणु का बीच जो है एटम का, वो यहाँ से कुछ किरणें आई और उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। और ये डायरेक्शन इन अल्फा किरणों ने कहां से चेंज की, जहां पे इसका नाभिक था, जहां से इसका बिल्कुल सेंटर था ना, नाभिक नहीं कह सकते, जो बिल्कुल इसका सेंटर था, वहां से इन्होंने अपनी जो दिशा थी वो विचलित हो गई है यहाँ से। तो विचलित होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई कुछ न कुछ था जिसके कारण, अब देखिए जैसे मान लो कोई एक, आप ये लगा लीजिए कि बिजली का खंभा है, ठीक है, और उसके अंदर है करंट। अगर हम उसके दूर से जाएंगे, मान लीजिए ये आपका पिलर, ठीक है, ये बिजली का खंभा है, अगर हम इसके यहाँ से जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, सीधे निकल जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके यहाँ से आ रहे हैं सीधे, तो हमें टलना नहीं पड़ेगा ऐसे, तो हमें ये टलना पड़ेगा, यानी कि इसकी ये जगह स्पेस हो गया, खाली जगह, और इसके पास से जाएंगे तो हमें टलना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर बिजली है, अगर हम आएंगे बिल्कुल यहाँ सीध में,
ठीक है। तो इसके अंदर बिजली है, जैसे ही हम इस पे टच करेंगे बिजली पे तो ये हमें एक झटका देगा और हमें वापस धकेल देगा। हम मान लो इस बिजली के पास से आए, इसने हमें बिजली का झटका दिया और हमें वापस धकेल दिया, वापस धकेल दिया। तो इसी प्रकार से ये किरणें भी विचलित हो गई थी। और फिर अल्फा इसने इससे ये साबित हुआ कि इसके आसपास है ना कुछ यहाँ पे है, जिससे कि ये किरणें विचलित हो रही हैं। रदरफोर्ड ने भी ऐसा ही लगाया था कि यहाँ पे कुछ न कुछ है जिसके कारण ये किरणें विचलित हो रही है। अब इसने क्या किया कि कुछ किरणें बिल्कुल सेंटर के ऊपर डाल दी, बिल्कुल सेंटर के ऊपर डाली, और वो सेंटर के ऊपर डालने वाली किरणें जो वहीं से टकरा करके वापिस आ गई, अपने पाथ पे ही वापिस आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ न कुछ चीज थी जिससे कि टकरा करके वो चीजें हैं वो वापिस आ गई, ठीक है। तो अब इस चीज को इसने क्या, इस टुकड़े को या इस पदार्थ को इसने रदरफोर्ड ने नाम दिया, इसको कहा इसने नाभिक। नाभिक कह सकते हैं, केंद्रक भी कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में न्यूक्लियस, ठीक है। कि यानी कि जो एटम होता है ना उसके अंदर भी एक नाभिक होता है, उसका केंद्रक होता है जो जिससे कि किरणें टकरा करके वापस आई थी, ठीक है। तो इसने तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने कर डाली इस प्रकार से, रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर दी, नाभिक की, ठीक है। अब इसको इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, नाभिक के अलावा इसे कुछ भी नहीं मिला। अब ये किरणें जो थी ना वो वापिस आ रही थी इसके अंदर, यानी कि जो नाभिक है वो पॉजिटिव है, अल्फा किरणें जो है वो हमारी नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, और जो इसके अंदर कुछ चार्ज हुआ वो भी पॉजिटिव आता, क्योंकि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज मिलते हैं ना तो वो वापिस में टकराते हैं, वापिस धकेल देता है। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, और जो नाभिक मिला ना इसको, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने इसको वापिस धकेल दिया। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड के बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। ये तो थे पहले वैज्ञानिक थे आपके। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक आए गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि मैं तो अब रदरफोर्ड ने तो नाभिक की खोज कर दी, लेकिन मैं अब नाभिक को भी आगे और स्टडी करना चाहता हूँ। हो सकता है उस नाभिक के अंदर भी कुछ न कुछ मिल जाए, हो सकता है नाभिक के अंदर भी कुछ न कुछ मिल जाए कि भाई नाभिक है तो वो भी किसी चीज का बना होगा, उसके अंदर भी कुछ होगा। तो इसने ये आइडिया लगा करके इसकी दोबारा से खोज की। ये हम अब नाभिक ले लेते हैं, ये हो गया नाभिक, इसके अंदर है पॉजिटिव। और जब इसने गोल्डस्टीन ने इसके बारे में अध्ययन किया, इसको देखा और जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, तो इसको कुछ इसके अंदर घूमता हुआ नजर आया जिसको इसने कहा प्रोटॉन, और इसने इसकी खोज कर दी प्रोटॉन की। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसने ये ढूंढ तो दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये है क्या चीज। इसने बस ये पता चला कि कुछ न कुछ अणु है इसके अंदर। तो इस अणु को नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने कहा चलो ठीक है ये आपने ढूंढ दिया, लेकिन इसका नाम जो है ना वो प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो नाभिक के अंदर है। तो इसलिए प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। लेकिन नामकरण किसने किया, नामकरण किया रदरफोर्ड ने। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया तो रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की खोज किसने की, तो खोज करता तो इसके गोल्डस्टीन हुआ ना, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप से जूम वगैरह करके देखा था तो इनको प्रोटॉन मिला था। लेकिन इसको नाम नहीं दे पाए कि भाई ये ऐसी चीज मेरे को मिल तो गई, लेकिन अब इसको नाम क्या दे, तो वो जो नाम है वो दिया था रदरफोर्ड ने। अब इसके बाद अब दो साइंटिस्ट हो गए, इनसे पहले भी एक दो साइंटिस्ट थे जैसे, ठीक है, जो ऋषि कनाड था और वैश्विक स्तर पे था। तो इसके बाद क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि भाई ये तो सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हम भी कोशिश करें हमें भी कुछ मिलेगा, और हम भी हमारा नाम साइंटिस्ट की उसमें कर लेंगे, साइंटिस्टों की लिस्ट में हम भी वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये सोच के एक था साइंटिस्ट हुआ चैडविक, इसको भी ये हुआ कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना। जब इन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया तो मैं भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूंगा नाभिक के अंदर, ठीक है। तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने भी इसकी खोज की, अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप लिया, उसको जूम कर करके देखा बहुत नजदीक से, तो इसको भी एक चीज मिल गई, इसको मिल गया न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसने ये देखा न्यूट्रॉन, लेकिन इसके ऊपर जो था ना कोई भी, ना तो ये पॉजिटिव निकला ना ये नेगेटिव निकला, लेकिन खोज कर दी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अब ये भी साइंटिस्ट बन गया। अब ये 2 साइंटिस्ट तो पहले ही थे, एक और बन गया। अब एक आदमी और उठा, उसने कहा कि सारे ही साइंटिस्ट बन रहे तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। फिर उठा एक जे थॉमसन। चौथा कौन उठा, जे थॉमसन। ये भी चला क्या, ये भी, इसने भी एक परमाणु लिया उसके अंदर, लेकिन परमाणु तो ले लिया, लेकिन इसको नाभिक ही नहीं मिला। इन्होंने तो नाभिक ढूंढ रखा था, ढूंढ के इसके नाभिक के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन इस जे थॉमसन को नाभिक ही नहीं मिला, ये नाभिक कोई नहीं ढूंढ पाया उसके अंदर। तो जब इसको नाभिक नहीं मिला तो इसने क्या किया, जो परमाणु की बाहरी संरचना है ना, ये वाली संरचना जो परमाणु की, ये तो हो गया नाभिक, तो इसके जो बाहरी संरचना, इसको ना ये मिला ही नहीं, ये देख ही नहीं पाया कि नाभिक कौन सा है और कैसा होता है। तो इसने जो बाहरी कक्षाएं है ना, इसकी बाहरी जो संरचना, उसी के ऊपर खोज करनी स्टार्ट कर दी, और इसको मिले न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसको मिले, क्या मिले इसको, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया। जब अंदर तक नहीं पहुंच पाया तो इसने बाहर की जो संरचना दिख रही थी ना, उसी में कुछ हिलता डुलता हुआ मिल गया और इसी को इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कर दी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की। और जो ये अल्फा रेज डाली थी ना, इसको ही कहा जाता है अल्फा प्रकीरण, अल्फा प्रकीरण। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड के बाद कौन से वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन प्रोटॉन को नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद साइंटिस्ट बनने की होड़ जग गई लोगों में, और फिर एक चैडविक हुए, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। फिर उसके बाद जे थॉमसन आए और जे थॉमसन ने खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की। अब थोड़ा सा जे थॉमसन के बारे में आगे बताते हैं कि इनका सिद्धांत और क्या दिया था इन्होंने, ये समझ में आ गया जी। जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन, जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करके ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाहरी संरचना में घूमते रहते हैं। ये नाभिक हो गया, ये एटम हो गया, ये इसकी बाहरी संरचना होगी। ठीक है, ये नाभिक है, ये इसकी बाहरी संरचना जो भी है ना, ये सारी की सारी एटम होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज घुसे होते हैं। तरबूज के अंदर बीज कैसे होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, तरबूज के अंदर बीज ऐसे होते हैं। तो वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज घुसे होते हैं ना, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और गति करते रहते हैं आपस में एक दूसरी जगह। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था, तो इसी को बोलते हैं तरबूज सिद्धांत, तरबूज सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सीबीएसई वाले इसको, वाटरमेलन थ्योरी, वाटरमेलन थ्योरी। आजकल क्वेश्चन बनाने वाला तरबूज सिद्धांत ना लिख के डायरेक्ट लिखता है वाटरमेलन थ्योरी, ऐसे लिखेगा वाटरमेलन थ्योरी। तो ठीक है, तो वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी जे थॉमसन ने। वाटरमेलन थ्योरी दी थी जे थॉमसन ने। और ये किस चीज की थ्योरी थी, एटम की बाहरी संरचना खोज की थी जिसमें उसको इलेक्ट्रॉन मिले थे। तो ये थ्योरी थी जे थॉमसन की। आगे आता हमारा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे, मैक्सवेल की थ्योरी की और बोरबरी की थ्योरी की, मैक्सवेल और बोरबरी थ्योरी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हैं, ये कक्षाएं बोलते हैं इनको, ऑर्बिट। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये ऑर्बिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन कई बार क्या करते हैं, ये गति करते रहते हैं। इधर इसका सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ये गति करते रहते हैं, ये अपनी कक्षा से कई बार छोड़ के, अपने एटम को तो छोड़ देंगे, और दूसरा कोई अगर एटम घूम रहा होगा ना यहाँ, ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ घूमने लग जाएंगे, ये उठ के यहाँ से आ जाएगा इधर। तो ये अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरे एटम में चले जाते हैं। अपने एटम को तो छोड़ दिया, दूसरे एटम में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है आवारा तत्व, आवारा कण कहा जाता है इसको, आवारा कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन अपने को छोड़ के दूसरे में चला जाता है, दूसरे एटम में, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं उसको। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नाभिक के अंदर चला जाता है तो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है। और जो हमने बात करी तो अब ये देखो, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एटम, ये हो गया इसके अंदर नाभिक, यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है पॉजिटिव, इसके अंदर है न्यूट्रॉन। अब देखिए जो न्यूट्रॉन है ना, इसी को जब परमाणु एटम बम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे, बहुत खतरा होता है ये, तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा, ये बहुत भारी होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मैक्सवेल। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो इसके बाद मैक्सवेल आए। और मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो गति करते रहते हैं। गति कहाँ करेंगे, जहाँ पे वो है वहीं पे, यानी कि एक कक्षा होती है उनकी, उसी में गति करते रहते हैं। कौन वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। इन्होंने ये बताया, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमारा ग्रेविटी होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, तो जैसे हमारे उल्का पिंड है वो धरती के केंद्र में उसमें ऐसे मतलब गति करते रहते हैं, तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे गति करते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, गति करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन है, गति करता रहेगा। और जब ये गति करते हैं ना तो ये अपनी ऊर्जा खत्म करते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे मान लो हमारे पास ऊर्जा है, हम सीढ़ियों पे चढ़े या बाहर गए या रेस लगा के आए दौड़ के, तो हमारी कुछ ना कुछ ऊर्जा तो लगेगी ना। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो इनके गति करने के कारण ऊर्जा खत्म होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी सारी की सारी ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। और गिरेगा कहाँ, यहाँ गिरेगा, गिरेगा कहाँ, प्रोटॉन के पास गिरेगा, और इसको डिस्टर्ब कर देगा और इस पूरे के पूरे एटम को नष्ट कर देगा। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी थी ना मैक्सवेल की, ये सक्सेस नहीं हो पाई थी, यानी कि ये ठीक बात नहीं थी कुछ। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे बोरबरी। बोरबरी, बोरबरी ने इसी के सिद्धांत के ऊपर अध्ययन किया जो मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इनके ऊपर एक आगे स्टडी की और इन्होंने ये बताया कि ये बात तो ठीक है कि घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन चक्कर लगाएंगे अगर ये अपनी कक्षा में घूमेंगे ना, अपने ही पास, तो इनकी ऊर्जा जो है वो खत्म नहीं होती। ये यहाँ पे घूमेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ये है, अगर ये यहीं पे घूमेंगे तो इनकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। जितनी इनके पास एनर्जी ऊर्जा है वो सारी की सारी बनी रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं, हमने आपको बताया था। अगर ये खतरे, अगर इन्होंने कोशिश की यहाँ से यहाँ जाने की, तो फिर ये अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। मान लो ये कक्षा है, इनकी कक्षा तो है ये, लेकिन ये चले गए कहाँ, यहाँ चला गया। तो यहाँ जाने के लिए, जैसे आप दूसरी क्लास में हो, आपको 5वीं क्लास में जाना है या तीसरी क्लास में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा गेन करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप तीसरी कक्षा में चले जाओ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छोड़ के अगर अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाना है ना, अपने से ऊपर वाली में, तो इसको एनर्जी जो है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, एनर्जी ग्रहण करनी पड़ेगी। तो एनर्जी ग्रहण करेगा तो अपनी कक्षा से बाहर चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अब यहाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब घूमेगा ना, तो बोरबरी ने ये कहा था जब यहाँ पे घूमेगा तो इसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी तो ये वापस अपनी कक्षा के अंदर आ गिरेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई बाहरी कक्षा है, जैसे अगर कोई यहाँ पे है और जब ये अंदर आएगा तो इसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। जैसे ऐसो आराम वाले लोग होते हैं, अगर वो गांव में जाएंगे ना तो उनको एसी, कूलर और सोफे, गद्दे, डिनर टेबल ये सब छोड़नी पड़ती हैं, तो तभी तो वो गांव में आ पाएंगे ना, यानी कि अपना ऐसो आराम छोड़ना पड़ता है, तभी वो गांव में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ छोड़ देगा, यानी कि कुछ एनर्जी को कम कर देगा, लॉस कर देगा, तो ये अपने से नीचे वाली एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हाथों को गर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाथ हमारे गर्म हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने एनर्जी गेन कर ली, और ये क्या करेंगे, ऊपरी वाली कक्षा में चले जाएंगे, तीसरी से चौथी कक्षा में चले जाएंगे। लेकिन जब ऐसे छोड़ेंगे तो वापस ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी का लॉस हो गया जो इन्होंने गेन करी थी, और ये वापस अपनी तीसरी कक्षा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा था बोरबरी ने बताया था। अब हम ये देखते हैं कि जो ये कक्षा है ना, इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कैसे होती हैं। ये है ऑर्बिट, ये एक एटम है, ये नाभिक है,
ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा। इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n², और यहाँ पे n क्या है, ये कक्षा है, 2n² ये कक्षा है। अब देखिए जैसे पहली कक्षा, पहली कक्षा में कितना आ जाएगा, n = 1। पहली कक्षा में तो n 1 रहेगा। अब n 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 2 होंगे। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में n इसका मतलब 2 है, दूसरी कक्षा में n = 2। ये पहली कक्षा थी, ये दूसरी, तो ये 1 ये 2, तो 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, n = 3 हो जाएगा, तो 3 × 9, 9 दूनी 18। तीसरी में 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथी में कितने हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 दूनी 32, इलेक्ट्रॉन = 32। तो ये ऐसे चलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी कक्षा दी जाए कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर ही वो हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जो कि बोरबरी ने दिया था। 2n² किसने दिया था फॉर्मूला, बोरबरी ने दिया था। इसी फॉर्मूले के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। 2, 8, 18, 32। तो ये था मॉडल। अब इसके बाद हम आगे, चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे और कल हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा आज रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, उसके बाद चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, वाटरमेलन थ्योरी भी दी थी जे थॉमसन ने, और फिर वाटरमेलन की थ्योरी को पर काम किया था हमारे यहाँ पे मैक्सवेल ने, लेकिन उनकी थ्योरी जो थी वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, और बोरबरी ने सिद्धांत दिया था फिर, और ये सक्सेस था मैक्सवेल के ऊपर। तो इसी को, जो बोरबरी का मॉडल है ना, परमाणु मॉडल, इसी को कहा जाता है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत बोल सकते हैं। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जो सक्सेस भी हो गया था, तो बोरबरी ने दिया था, और इन्हीं बोरबरी का मॉडल वो सक्सेस हो गया था। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में चार्ज वगैरह की, तो वो अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद साथियों।